रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में निशा नाम की लड़की अपने पति अमित के साथ रहा करती थी। आज निशा और अमित की शादी को 1 साल हो चुका था। इसी खुशी में निशा अपने पति को रात में फोन करती है और उसे अपनी शादी की सालगिरह विश करती है। डियर हस्बैंड। तुम्हें भी। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे मेरे गिफ्ट में तुम चाहिए, वो भी अभी। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी नाइट की ड्यूटी छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये बोलते ही अमित और निशा का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और निशा खुद से बोलती है, ओफो, फिर से इस कंपनी का नेटवर्क चला गया। एक काम करती हूँ, छुट्टी लेकर घर ही चली जाती हूँ। अमित को बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर निशा अपने मालिक से बात करती है और छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। निशा अपनी कार से थोड़ी ही दूर पहुंची होती है कि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद निशा अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर गाड़ी देखने लगती है और बोलती है, गाड़ी तो बहुत गर्म हो चुकी है, पानी डालना होगा, पर मेरे पास तो पानी भी नहीं है। इस समय मुझे पानी कहाँ मिल सकता है? इतना बोलकर निशा इधर उधर पानी की तलाश में जाती है। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है और कुएं को देखकर निशा खुद से बोलती है, अरे वाह, कुआं, हो गया पानी का इंतजाम। इतना बोलकर निशा कुएं के पास जाती है और पानी निकालने लगती है। तभी कुएं के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं और वो दोनों हाथ निशा का गला दबा देते हैं। अगली सुबह कुएं के पास भीड़ जमा हो जाती है और निशा की लाश देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद अमित को निशा की मौत का पता चलता है और वो भी उस कुएं के पास आता है, जहां वो देखता है कि कुएं के अंदर निशा फांसी से लटकी हुई है। ये नजारा देखकर अमित पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमित के पास निशा की फ्रेंड दिव्या का फोन आता है और वो बोलती है, अमित, निशा कहाँ है? 2 दिनों से मैं निशा को फोन कर रही हूँ और उसका फोन ही नहीं लग रहा। तुम दोनों की शादी की सालगिरह भी चली गई और तुमने हम फ्रेंड्स को पार्टी भी नहीं दी है। एक बार मेरी निशा से बात तो करवा। अब निशा इस दुनिया में नहीं रही। 2 दिन पहले हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन, उसी दिन उसकी मौत हो गई। वो हम सबको छोड़कर चली गई। इतना बोलकर अमित फूट फूट कर रोने लगता है और दिव्या को सारी बात बताता है, जिसके बाद दिव्या अमित से बोलती है, अमित, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं और काजल अभी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आएंगे। जिसके बाद अगले दिन दिव्या और काजल अमित से मिलने के लिए उसके घर जाती हैं और उसको दिलासा देने लगती हैं। परंतु ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या को कॉल आती है। क्या मेरी बात दिव्या से हो रही है? मिस दिव्या जी, आपकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। जिसके बाद दिव्या बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाती है। दिव्या भी थोड़ी दूर ही गई होती है कि उसकी गाड़ी उसी कुएं के पास जाकर खराब हो जाती है। जिसके बाद दिव्या लिफ्ट लेने की सोचती है, परंतु काफी रात हो चुकी होती है, इसलिए उसे लिफ्ट नहीं मिलती। तभी उसे निशा की आवाज आती है। निशा की आवाज सुनकर दिव्या बहुत हैरान हो जाती है और वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगती है। अब निशा कुएं के पास जाकर कुएं के अंदर झांकती है और बोलती है, कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? निशा, क्या तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो हम सबके सामने क्यों नहीं आ रही? दिव्या कुएं में झांक रही होती है और निशा को आवाज लगा रही होती है। तभी कुएं में से एक चुड़ैल निकलती है और वो अपने दोनों हाथ लंबे करके दिव्या की भी हत्या कर देती है। और अगली सुबह दिव्या की लाश भी उस कुएं के अंदर फांसी पर लटकी हुई मिलती है। जिसके बाद अमित को विश्वास हो जाता है कि ये कोई हादसा या सुसाइड नहीं, बल्कि एक हत्या है। जिसके बाद अमित काजल के पास जाता है और उससे बोलता है, काजल, मुझे लगता है कि तुमने, दिव्या ने और निशा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। निशा को और दिव्या को उनके किए की सजा मिल चुकी है।
अब सिर्फ तुम बची हो। ये बात अब तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि उन दोनों की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक साजिश है। तुम मुझे बताओ आखिर कौन है जो जो तुम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। अमित के बार बार पूछने पर काजल रोने लगती है और रोते हुए उससे बोलती है, मुझे लगता है ये सब कुछ अंजलि कर रही है। तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले अंजलि अपने कॉलेज की टॉपर थी। उसके लिए कोई भी नौकरी हासिल कर पाना मुश्किल नहीं था। वो वहीं काजल, दिव्या और निशा अंजलि को पसंद नहीं किया करते थे। अब चारों के बीच में एक कंपटीशन हो चुका था और उस कंपनी में वैकेंसी सिर्फ 3 थी। इसलिए वो तीनों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एग्जाम वाली रात को वो तीनों मिलकर अंजलि के खाने में नशे की दवाई दे देते हैं, जिस वजह से अंजलि वो एग्जाम नहीं दे पाती और उसके हाथों से नौकरी चली जाती है। वो नौकरी ही अंजलि का एक लास्ट सहारा थी, पर अब अंजलि को वो नौकरी नहीं मिलती तो अंजलि कुएं में जाकर फांसी से लटक कर खुदकुशी कर लेती है। जब हम लोगों को अंजलि की फैमिली के बारे में पता चला कि उसे इस नौकरी की इतनी ज्यादा जरूरत थी, तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर हमने अंजलि और उसकी फैमिली के साथ कुछ नहीं किया। शायद वो अंजलि ही है जो हमसे बदला लेने के लिए आ चुकी है, और मुझे लगता है कि उसी ने दिव्या और निशा की भी जान ली है। मुझे बचा लो अमित, नहीं तो वो मेरी जान भी ले लेगी। तुम तीनों ने बहुत गलत किया है। तुम तीनों की बचकानी हरकतों की वजह से एक निर्दोष ने खुदकुशी कर ली, पर मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद अमित एक बाबा के पास जाकर काजल के गले में भगवान जी का लॉकेट डलवा देता है और बाबा के साथ उस कुएं के पास जाता है। बाबा कुएं के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल बाहर आ जाती है, जिसके बाद बाबा उसके ऊपर देवी माँ का पवित्र सिंदूर और गंगा जल छिड़क देते हैं और अंजलि की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो वहीं काजल अपनी भूल सुधारने के लिए अंजलि के घर वालों का खर्चा उठाती है और उसके माता पिता का इलाज करवाती है और अपनी गलती को सुधारती है।